सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम एनसीईआरटी का जो पार्ट 12वां पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में कक्षा 9th भूगोल का पार्ट 4 जो है जलवायु, इसका आज अध्ययन किया जाएगा। इसके जो सभी प्रश्न हैं उनको हम समझाएंगे आपको अच्छी प्रकार से। इससे पहले के जो पार्ट हैं, जो हमने 11 पार्ट कर लिए हैं, यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप वहां से पार्ट 11 पार्ट वहां से आप देख सकते हो। ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है डीएसएसबी के लिए, सीटेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, यूपीएससी, हरियाणा पुलिस, सीईटी आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी लाभ पहुंच सके। चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखते हैं ऑप्शन सिलचर, सिलचर में नहीं होती। चेरापूंजी, चेरापूंजी भी नहीं आएगा इसका उत्तर। माउंसिन राम जो है यहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो माउंसिन राम है यहाँ अधिक वर्षा होने का क्या कारण है। ये कारण ये है कि यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया की 3 पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में मानसून प्रवेश कर जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो पवनें हैं, जो बंगाल की खाड़ी की जो मानसून पवनें आगे बढ़ती हैं, वो इनमें प्रवेश कर जाती हैं, इन गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों में, और वो वहाँ से निकल नहीं पाती, जिस कारण से वहाँ अधिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा माउंसिन राम में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्न में से क्या कहा जाता है? देखिए भारत है ये हमारा, इस भारत के उत्तरी जो मैदान है, ये उत्तरी विशाल मैदान है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान बहुत ही गर्म झुलसाने वाली पवनें चलती हैं। उनको क्या कहते हैं? देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन कहता है काल वैशाखी। नहीं, काल वैशाखी उत्तरी विशाल मैदान में नहीं चलती, गर्म झुलसाने वाली। व्यापारिक पवनें भी यहाँ नहीं चलती। तीसरा ऑप्शन देखते हैं लू। लू इसका सही उत्तर है। देखिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान देश का जो उत्तरी विशाल मैदान है, यहाँ पर गर्म झुलसाने वाली पवनें चलती हैं जिनको लू कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा लू। गर्म झुलसाने वाली पवनें जो देश के उत्तरी मैदान में चलती हैं उनको लू कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखते हैं। देखिए ये भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका है, ये जिसमें हरियाणा पंजाब का एरिया लगता है। हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिमी भारत में आता है। यहाँ शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है, उसके लिए क्या कारण है? यहाँ पर इसका कारण क्या है देखते हैं। कहता है कि चक्रवाती अवदाब, नहीं ये नहीं आएगा। पश्चिमी विक्षोभ। अगला ऑप्शन देखते हैं मानसूनी वापसी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका सही उत्तर आएगा पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये देश के उत्तर पश्चिमी हरियाणा पंजाब का जो एरिया लगता है वहाँ पर शीत ऋतु के दौरान वर्षा करते हैं। इस वर्षा को महावट भी कहते हैं भाई, ध्यान रखना, महावट। ये राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया हुआ था कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु के दौरान जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको महावट कहते हैं भाई। ये वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठते हैं। भूमध्य सागर से उठ करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, फारस की खाड़ी से होते हुए ये आर्द्रता ले लेते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कर देते हैं। ये जो वर्षा होती है इसको गेहूं के लिए सोने की वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से गेहूं की पैदावार बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? ऑप्शन देखते हैं, मई के प्रारंभ में
और दूसरा ऑप्शन देखते हैं जून के प्रारंभ में, तीसरा ऑप्शन देखते हैं जुलाई के प्रारंभ में, और चौथा ऑप्शन है आपका अगस्त के प्रारंभ में। जब दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है तो वो आपने समय बताना है, तो वो समय है जून का जो पहला सप्ताह होता है, जून के पहले सप्ताह में हमारे देश में मानसून प्रवेश कर जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में कहाँ से होता है, ये भी प्रश्न बता देता हूँ मैं आपको। कहाँ प्रवेश करता है मानसून भारत में सबसे पहले? तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में प्रवेश करता है भाई, केरल में प्रवेश करता है 1 जून को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल में करता है। कब करता है? जून का जो पहला सप्ताह है उसके दौरान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की एक विशेषता हमने बतानी है। कौन सी विशेषता है देखते हैं। गर्म दिन एवं गर्म रातें, ये नहीं आएगा, ये तो गर्म दिन और गर्म रातें तो ये गर्मियों में होती हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं गर्म दिन एवं ठंडी रातें। तीसरा ऑप्शन देखते हैं ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। और चौथा ऑप्शन है ठंडा दिन और गर्म रातें। तो इसका सही उत्तर आएगा गर्म दिन और ठंडी रातें। देखना, जब सर्दी शुरुआत होती है सर्दी की, तो दिन में कई बार क्या होता है, गर्मी होती है, काफ़ी आपको पंखे वगैरह चलाने पड़ जाते हैं दिन के अंदर, और रात्रि को सर्दी होती है। तो इसकी विशेषता होती है, शीत ऋतु की विशेषता है कि दिन जो होते हैं वो कुछ गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वो एक तो है कि हमारे देश की जो लोकेशन है, स्थिति है, स्थिति भारत कहाँ स्थित है, अक्षांश जो रेखाएं हैं उनसे हमारे देश की जलवायु प्रभावित होती है। जितना ऊंच अक्षांश पर कोई स्थान स्थित होगा वहाँ जलवायु ठंडी मिलेगी, और जो इक्वेटर के ऊपर भूमध्य रेखा के नज़दीक जो स्थित होगा वहाँ गर्म जलवायु मिलेगी। तो पहला जो फैक्टर है जो हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करता है वो अक्षांश है। अक्षांश मैंने बताया कि ऊंच अक्षांशों पर जलवायु ठंडी मिलती है और निम्न अक्षांशों पर गर्म जलवायु पाई जाती है। दूसरा जो कारक है समुद्र से दूरी। जब हम समुद्र से जो दूर जाएंगे, सतल भाग की ओर जाते हैं, तो क्या होता है कि विषम जलवायु मिलती है, तापांतर अधिक पाया जाता है। समुद्र के नज़दीक वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। जैसे मुंबई है, मुंबई की जलवायु लगभग सम है क्योंकि वो समुद्र के किनारे स्थित है। जबकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की जलवायु में क्या होता है कि दिन में क्या होता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जबकि समुद्र के किनारे जो भी स्थान स्थित हैं, जैसे मुंबई है, गोवा है, मंगलोर है, आपका तुतीकोरिन है, कोच्चि है, यहाँ जो जलवायु है वो सर्दियों और गर्मियों में एक जैसी पाई जाती है। तो दूसरा कारण क्या था जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, कि समुद्र तट से दूरी। तीसरा जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है कि जो भाग जितने ज़्यादा ऊंचे होंगे वो उतने ही ठंडे मिलेंगे, क्योंकि 165 मीटर की ऊंचाई पर है। 165 मीटर जब हम ऊपर चले जाते हैं समुद्र तल से, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जो जो ऊंचे जाएंगे वो तापमान कम मिलेगा। इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दिल्ली और शिमला, ये अपनी दिल्ली है और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। दिल्ली और शिमला एक अक्षांश पर हैं लगभग, लेकिन दिल्ली की जलवायु क्या है, ज़्यादा गर्म है गर्मियों में, जबकि शिमला की जलवायु कम गर्म है, शीतल जलवायु है शिमला की। तो उसका कारण यही है कि ऊंचाई, जो जो हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो तापमान कम होता चला जाता है भाई। तो तीसरा कारण है ऊंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मानसून का अर्थ होता है कि किसी समय पर चलने वाली जो पवनें होती हैं, जब दूसरा समय आता है तो वो अपना मार्ग बदल लेती हों, तो उनको मानसून कहते हैं। यानी कि समय के अनुसार वे पवनें जो अपनी दिशा बदल लेती हों, मानसून पवनें कहते हैं, मानसून जलवायु कहा जाता है। भारत की जो जलवायु है वो मानसून इसलिए है कि ये आप देखते हो कि जब मानसून आता है तो उन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है। कौन सी होती है?
दक्षिण पश्चिमी होती है भाई। और जब मानसून लौटता है तो उनकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि भारत में ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा बदल जाती है। अतः भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों होता है। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मज़ेदार प्रश्न है कि भारत का वो कौन सा भाग है जहाँ पर दैनिक तापमान अधिक होता है, यानी कि दिन का तापमान ज़्यादा मिलता है और रात्रि को ठंड पड़ती है। वो कौन सा भाग है? तो भारत का वो ऐसा भाग वो थार मरुस्थल है। कौन सा भाग है भैया? थार मरुस्थल। राजस्थान का जो शुष्क थार मरुस्थल है वहाँ पर ऐसी जलवायु देखी गई है। वहाँ दिन का तापमान 48 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि रात्रि का जो तापमान है वो 10 डिग्री तक पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? थार मरुस्थल में। क्यों होता है इसका भी कारण मैं बता देता हूँ कि जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहाँ पर रेतीला इलाका है। क्या है? मरुस्थल है तो रेतीला है, वहाँ रेत पाया जाता है। सथल की जो प्रकृति है वो सथल क्या होता है कि जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। तो राजस्थान का जो रेतीला इलाका है, थार मरुस्थल में जो रेत है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। दिन में ज़्यादा जल्दी गर्म होने से तापमान बढ़ जाता है, जबकि रात्रि को वह ठंडा हो जाता है जिससे तापमान कम हो जाता है। तो इसका कारण क्या है कि सथल भाग यानी कि जो रेतीला भाग होता है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, जिस कारण से थार मरुस्थल में राजस्थान में दैनिक तापमान अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जेट वायु धाराएं क्या होती हैं? हमारा जो वायुमंडल है, मैंने अब एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें मैंने वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें समझा रखा है कि हमारी क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है और ये आपका मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है। तो उसमें हमारा जो अक्षोभ मंडल है उस अक्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में यानी कि 11 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर तेज़ गति से पवनें चलती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर तेज़ गति से चलने वाली जो पवनें हैं वो जेट वायु धाराएं होती हैं। ये जेट वायु धाराएं एक संकरी पट्टी में तेज़ गति से चलती हैं और इन्हीं तेज़ गति से चलने वाली पवनों को जेट धाराएं कहते हैं, जेट वायु धारा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, पश्चिमी जेट वायु धारा और पूर्वी जेट वायु धारा। इनकी जो गति होती है गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो आपको समझ में आ गया जेट धाराएं क्या होती हैं। वायुमंडल में अक्षोभ मंडल में तेज़ गति से चलने वाली वो पवनें जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं उनको जेट वायु धारा कहते हैं। ये हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं? जब ये तेज़ गति से ऊपर से हमारे भारत के ऊपर से गुजरती हैं तो मानसून पवनों को अपनी ओर खींच लेती हैं। समुद्र की जो पवनें हैं, समुद्र के इर्द गिर्द जो पवनें चलती हैं, समुद्र के ऊपर से जो पवनें गुजरती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे देश की जलवायु प्रभावित हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हो? यानी कि मानसून में कई बार आपने देखा है कि मानसून में विराम आ जाता है, ठहराव आ जाता है, रुकावट आ जाती है। जब मानसून पवनें आती हैं कुछ दिन के बाद ब्रेक आ जाता है, तो ये कारण क्या है? इसका हमने इस प्रश्न में हमने आपको समझाना है। मानसून की परिभाषा क्या होती है? मानसून मैंने आपको बताया था कि मानसून वे पवनें होती हैं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल ले हों, उसको मानसून कहा जाता है। मानसून वैसे अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम। अरबी भाषा का मौसिम शब्द से लिया गया है भाई। किस भाषा का शब्द है? मौसिम अरबी भाषा का है। ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न आ भी सकता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? मौसिम। और उसका अर्थ होता है वर्ष में पवनों का ऋतुवत विपरीत दिशा में चलना कहलाता है मानसून।
मानसून का अर्थ एक ऐसी ऋतु से है जिसमें पवनों की दिशा पूरी तरह उल्ट जाती है, उनको मानसून कहा जाता है। मानसून में विराम क्यों आता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इसने कि मानसून में विराम का कारण क्या है। कि मानसून में देखिए आप, जब मानसूनी वर्षा हो जाती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनों पवनों के द्वारा, तो ये वर्षा होने के बाद कुछ तापमान कम हो जाता है, उस क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने से जो निम्न वायुदाब का गर्त था वो हट जाता है और नीचे से जो हिंद महासागर से आने वाली जो पवनों को अपनी ओर नहीं खींच पाता। यानी कि यहाँ पर वर्षा होने से तापमान कम हो जाता है, तापमान गिर जाता है। जब तापमान गिर जाएगा तो मानसूनों को अपनी ओर नहीं खींचेगा। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ पर क्या होता है, वो पवनों को अपनी ओर खींच लेता है। अधिक तापमान के कारण वायुदाब निम्न हो जाता है और निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलती हैं। ये हमेशा याद रख लेना। एक भूगोलवेता थे फेरल भूगोलवेता ने बताया कि पवनें हमेशा ऊंच वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यही सिद्धांत यहाँ काम करता है कि भारत में मानसून में ब्रेक क्यों आ जाता है, विराम क्यों आता है। इसलिए आता है जब ये मानसून पवनें भारत की ओर चलती हैं तो ये कुछ वर्षा कर देती हैं। कुछ वर्षा होने के बाद यहाँ वायुदाब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तापमान कम होने से वायुदाब बढ़ जाता है और ऊंचा वायुदाब होने से ये पवनों को अपनी ओर नहीं खींच पाता, जिससे यहाँ ब्रेक आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? यानी कि भारत है ये हमारा, इस भारत को मानसून एक सूत्र में बांध देता है। कैसे, क्या कारण है कि भारत को मानसून एक सूत्र में बांधने वाला कहा जाता है? देखिए, मानसून पूरे देश में एक समय पर आता है। मैंने बताया कि जो मानसून है वो लगभग पूरे देश में एक समय पर आता है। वो जून के महीने में शुरुआत हो जाती है उस मानसून की, और जून, जुलाई और अगस्त तक हमारे देश में क्या होता है, वो मानसून सक्रिय रहता है। यानी कि पूरे देश में एक बार आता है और उसके आधार पर लोग अपनी कृषि कार्य करते हैं। मानसून आएगा और हम कृषि करेंगे। और एक विशेष समय के बाद जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आता है तो मानसून लौट जाता है। मानसून आता है पूरे भारत में और पूरे भारत से लौट जाता है एक टाइम के अनुसार। यानी कि वो पूरे देश में वर्षा करके वापस चला जाता है। तो इस आधार पर हमारा जो कृषि का जो सिस्टम है वो उस पर निर्भर है पूरे देश में। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे देश को एक सूत्र में बांधता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो तीज त्यौहार हैं, उत्सव हैं, वो सभी इस मानसून के ऊपर हमारा जो जीवन है, हमारी जो कृषि प्रक्रिया है, कृषि का जो चक्कर है, वो इसके ऊपर निर्भर है। जिस कारण हम कह सकते हैं कि मानसून हमारे देश को एक सूत्र में बांधता है। मानसून आने पर हम सभी देशवासी, सभी कृषक, सभी किसान अपनी फसलों को बोते हैं और मानसून जब चला जाता है तो अपनी फसलों को हम काट लेते हैं। इस प्रकार मानसून हमारे देश को एक सूत्र में बांधता है। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती चली जाती है, उसका क्या कारण है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। देखिए क्या कारण है। कारण, हम इस तरफ से इस चलते हैं, पश्चिम की ओर, राजस्थान की ओर चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो मानसून जो है वो हमारी जो घाटियां हैं, नदी, गंगा नदी की जो घाटी है, उसमें एक बंगाल की खाड़ी की एक शाखा गंगा नदी की घाटी में प्रवेश कर जाती है और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश कर जाती है। जब गंगा नदी की घाटी में मानसून प्रवेश करता है, जो जो वो पश्चिम की ओर बढ़ता है वो मानसून, ये हमारी गंगा नदी की घाटी है, इस गंगा नदी की घाटी से जब मानसून पश्चिम की ओर बढ़ता है तो गंगा की जो सहायक नदी हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, सोन, इन नदियों में प्रवेश करके वो अलग अलग दिशाओं में बट जाता है। यानी कि उसकी जो मानसून पवनों की जो शक्ति है वो कम होती चली जाती है पश्चिम की ओर जाने से, जिस कारण से पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम चलते हैं तो हमारी जो वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती है। जैसे कोलकाता में 120 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 108 सेंटीमीटर,
और आपका जो दिल्ली है उसमें लगभग 76 सेंटीमीटर वर्षा हो पाती है। तो इसका कारण क्या है कि जो मानसून पवनें हैं वो हमारी गंगा घाटी में प्रवेश करके और जो पश्चिम की ओर जाती हैं, तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें उन मानसून पवनों की शाखाएं, उनकी मानसून पवनों की जो शक्ति है बट जाती है, शाखाएं उनमें बट जाती हैं, जिससे कि पश्चिम की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों आते हैं? यानी कि भारत में जब पवनें चलती हैं तो मौसम के अनुसार क्यों परिवर्तन आ जाता है? तो इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है वायुदाब। क्या है? वायुदाब। देखिए, हमारा जो सूर्य है वर्ष में जब कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, कर्क रेखा जो भारत के बीच से गुजरती है, यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, तो यहाँ पर ऊंच तापमान के कारण निम्न वायुदाब का गर्त बन जाता है। जबकि दक्षिण में नीचे की तरफ से जो मकर रेखा है वहाँ पर ऊंच वायुदाब होता है, तो पवनें हमारे देश की तरफ मध्य रेखा को पार करके उत्तर पश्चिम की ओर भारत में प्रवेश करती हैं। फिर क्या होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण की ओर मकर रेखा के ऊपर मुखड़ा होता है, सूर्य का दक्षिणायन होता है, तो ये पवनें क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं, क्योंकि दक्षिण की ओर ज़्यादा गर्मी होने से, जबकि हिमालय क्षेत्र में सर्दी ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है? ऊंच वायुदाब बन जाता है, और ऊंच वायुदाब बनने के कारण ये पवनें दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? वायुदाब में मौसम के अनुसार वायुदाब में परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण से वायु की जो दिशा है मौसम के अनुसार बदल जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने में ही होती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत में जो वर्षा होती है मानसून पवनें वो कुछ ही महीनों तक होती है, बाद में वो नहीं हो पाती, सूखा पड़ जाता है। तो उसका कारण ये है कि जो मानसून पवनें होती हैं वो केवल भारत में 4 महीने ही सक्रिय रहती हैं। 4 महीने यानी कि जून से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने ही मानसून पवनें देश के भाग में प्रवेश करती हैं और वर्षा लाती हैं। ये जो पवनें होती हैं सागर से सतल की ओर चलती हैं और अपने साथ नमी लाती हैं, और नमी लाने से ये हमारे देश में वर्षा कर देती हैं। जबकि बाद में ये मानसून पवनें लौटना शुरू कर देती हैं और उनकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। उत्तर पूर्व दिशा होने के कारण ये सतल से चलती हैं और सतल से चलती हुई सागर की ओर चली जाती हैं, जो वर्षा नहीं कर पाती। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में जब सागर से पवनें आती हैं जिनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी होती है वही वर्षा कर पाती हैं, और बाद में जब ये लौटती हैं जिनकी दिशा उत्तर पूर्व होती है वो वर्षा नहीं कर पाती। तो यह बात सही है कि भारत में कुछ महीने ही वर्षा होती है, और वो वर्षा केवल जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में ही होती है। इसके अतिरिक्त कई बार शीत ऋतु में भी वर्षा हो जाती है, जो हरियाणा पंजाब में मैंने बताया था पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और जब मानसून पवनें लौटती हैं तो तमिलनाडु के तट के ऊपर कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में, यहाँ लौटते मानसून पवनें भी वर्षा कर देती हैं, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ले लेती हैं और यहाँ तमिलनाडु में वर्षा हो जाती है। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था जलवायु का, जो 9वीं कक्षा का चौथा पाठ है, इसमें आपने देखा कि हमारी जो देश की जो जलवायु है कैसी है, मानसूनी है, और किस प्रकार हमारे देश में वो प्रभाव डालती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।